चोर। मुझ पे न जाने कितने लोगों का कर्ज था और यह सब शराब नोशी की बदौलत था। रात को जब भी मैं सोने के लिए लेटता तो मेरा हर कर्ज ख्वाब मेरे सिरहाने मौजूद होता। कहते हैं शराबी का ज़मीर मुर्दा हो जाता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे साथ मेरे ज़मीर का मामला कुछ और ही था। वह हर रोज़ मुझे जिल्लत करता, मुझे शर्मिंदा करता और मैं शर्मा कर एक नई नवेली दुल्हन की तरह किसी कोने में बिलक कर बैठ जाता। वाकई मैंने बीसियों आदमियों से कर्ज लिया था। मैंने एक रात सोने से पहले, बल्कि यूं कहिए कि सोने की नाकाम कोशिश करने से पहले हिसाब लगाया तो करीब करीब 1,500 रुपये मेरे ज़िम्मे निकला। मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने सोचा कि 1,500 रुपये कैसे अदा होंगे। काम होता नहीं था, बस पेशगी यानी एडवांस पर गुजारा चल रहा था। लेकिन अब पेशगी देने वाले भी तंग आ गए थे। उन्होंने मेरी शक्ल देखते ही कोई ना कोई बहाना तराश लिया, या इस पेशतर में उनसे मिलूं वो कहीं ना कहीं गायब हो जाया करते थे। आखिर कब तक वो भी मुझे पेशगी देते। लेकिन मैं मायूस नहीं हुआ। खुदा पर भरोसा रख कर मैंने किसी न किसी तरह 15 रुपये उधार लेने में कामयाब हो गया और रोज़ का ये सिलसिला चलता रहा। मगर ये सिलसिला आखिर कब तक जारी रहता। लोग मेरी इज्जत करते थे, मगर अब वो भी मेरी शक्ल देखते ही भाग जाते थे और सबके सब इस अफसोस में थे कि एक अच्छा खासा मैकेनिक तबाह हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि मैं बहुत ही अच्छा मैकेनिक हूँ। मुझे कोई भी बिगड़ी मशीन दे दी जाती थी तो मैं उसे सरसरी निगाह देखने के बाद चुटकियों में ठीक कर देता था। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सब सिर्फ शराब मिलने की उम्मीद पर कायम था। मैं किसी से भी काम करने से पहले तय कर लिया करता था कि इतना दाम देना होगा काम अगर ठीक हुआ तो, और वो दाम मेरी 2 रोज़ की शराब के लिए चल सके इतना दाम मैं लगाया करता था। वो लोग खुश थे। वो मुझे 3 रोज़ की शराब का दाम अदा कर देते थे, क्योंकि जो काम मैं कर सकता था वो पूरे मुल्क में कोई और नहीं कर सकता था। इसमें कोई शक नहीं कि मैं बहुत ही उम्दा मैकेनिक था और लोगों ने मुझे लूटना शुरू कर दिया। मेरी जौनत और जाकवत, मेरी इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट पर मेरी ही इजाज़त से डाके डाले जा रहे थे। और मज़ेदार बात तो यह है कि मैं समझता था कि मैं उन्हें लूट रहा हूं, उनकी जेबों पर हाथ सफाया कर रहा हूं। असल में मुझे अपनी सलाहियत की कोई कदर ही नहीं थी। मैं समझता था कि मैं मैकेनिज्म बिल्कुल ऐसा है जैसे खाना खाना या शराब पीना। मैंने जब भी कोई काम हाथ में लिया तो महज कोई भी दिक्कत या डिफ़िकल्टी महसूस नहीं की। इतनी बात ज़रूर थी कि शाम 6 बजने लगते ही मेरी तबीयत बेचैन हो जाती थी। काम मुकम्मल हो चुका होता था, मगर 1-2 पेज मैं गायब कर देता था। ये शराब बड़ी ही हरामजादी चीज़ है। ये आदमी को बेईमान भी बना देती है। पेज गायब करने से उनका आना जाना लगा रहता था और मेरे शराब के 2 रोज़ के वक्त के पैसे भी निकल आया करते थे। मैं करीब करीब हर रोज़ काम करता था। मेरी मांग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मेरे जैसा कारीगर पूरे मुल्क भर में नायाब था। तार बाजा और राख बोझा वाला हिसाब था जी। मैं मशीन देखते ही समझ जाता था कि इसमें क्या कमी है। मैं आपसे सच अर्ज करता हूं, मशीनरी कितनी भी बिगड़ी हुई हो, उसे ठीक करने में से ज़्यादा 1 हफ्ता लगता है। लेकिन अगर उसमें कोई नए पुर्जों की ज़रूरत हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं रोज़ रात को ओल्ड मॉन्क शराब पीता था। ओल्ड मॉन्क पीते हुए मैं सोचता हूँ कि कहीं से 10,000 रुपये आ जाएं तो जान में जान आए, जिसमें से 1,500 रुपये मैं इन कर्जदारों को अदा कर दूंगा और बाकी बचे पैसों से एक सेकेंड हैंड मोटर खरीद लूँगा और शराब पीना तो बिल्कुल ही छोड़ दूंगा। फिर ये ख्याल आता है कि 10,000 रुपये से काम नहीं चलेगा, कम से कम 50,000 रुपये तो होने चाहिए। अब मैं सोचने लगा कि इतने रुपए आए, जो कि यकीनन आने चाहिए, तो सबसे पहले क्या करूंगा। मैं 1,000 रुपये उन गरीब लोगों में तकसीम कर दूंगा जिससे वो इन पैसों का कुछ कारोबार कर सकें। बाकी रहे 49,000।
इस रकम में से मैं 10,000 नहीं 20,000 अपनी बीवी के नाम कर दूंगा। अब बचे 29,000। मैंने सोचा कि 15,000 अपनी विधवा बहन के नाम कर दूंगा। अब बचे 14,000। अब आप इसमें से 2,000 रुपये कर्ज के निकाल दीजिए तो बचे 12,000। 1,000 रुपये की अच्छी शराब आनी चाहिए। लेकिन मैंने फौरन थू कर दिया और सोचा कि पहाड़ पर चला जाऊंगा और कम से कम 6 महीने रहूंगा, और ताकि सेहत दुरुस्त हो जाए और शराब के बजाय दूध पिया करूंगा। बस ऐसे ही ख्यालात में दिन रात गुजर रहे थे। 50,000 आ जाएं तो मुझे ये मालूम नहीं था कि वो 2-3 स्कीम जहन में थी। शमा दिल्ली में आया हुआ वो क्रॉसवर्ड हल करूंगा और पहला इनाम हासिल कर लूं, या डर्बी की लॉटरी की टिकट खरीद लूं, या फिर चोरी करूं बड़ी ही सफाई से। मैं फैसला ना कर सका कि मुझे कौन सा कदम उठाना चाहिए। बहरहाल ये तय किया कि मुझे 50,000 रुपये हासिल करने हैं, यूं मिले या वो मिले। स्कीम सोच सोचकर मेरा दिमाग चकरा गया। कर्जदारों का तख्ता बिछा हुआ था, मैं उनकी अक्सर शक्ल देखते ही पसीना पसीना हो जाता था। अब मुझे मालूम नहीं मैंने ये कैसे और कब तय कर लिया कि मैं चोरी करूंगा। मोहल्ले में एक बेवा औरत रहती थी। सुनने में आया था कि इसके पास बेअंदाज दौलत है। अकेली रहती थी। मैं वहां रात को 2 बजे पहुंचा। यह मुझे पहले से ही मालूम हो चुका था कि वो दूसरी मंजिल पर रहती है। नीचे पठान का पहरा था। अब मैंने सोचा कि कोई और तरकीब सोचनी चाहिए ऊपर जाने के लिए। मैं अभी सोच ही रहा था तो मैंने खुद को फारसी लेडी के फ्लैट के अंदर पाया। मेरे ख्याल में मैं पाइप के जरिए ऊपर चढ़ गया था। टॉर्च मेरे पास थी। उसकी रोशनी में मैं इधर उधर देखा। एक बहुत ही बड़ा सेफ रखा हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में कोई सेफ नहीं खोला था, ना ही कभी बंद किया था। लेकिन उस वक्त ना जाने कहां से मुझे यह हिदायत मिली और मैंने उसे एक मामूली तार से खोल डाला। अंदर अनेकों प्रकार के जेवर, बहुत ही बेशकीमती, मैंने सब समेटे और एक लाल रंग के जर्द रूमाल में बांध लिए। 50-60 हजार के रुपए का माल तो होगा। मैंने कहा ठीक है, इतने ही चाहिए थे कि अचानक दूसरे कमरे से आहट हुई। वो फारसी बुढ़िया औरत मेरे सामने खड़ी हुई थी। चेहरे पे झुर्रियां ही झुर्रियां, मानो पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हो। मुझे देखते ही उसने एक पोपली सी मुस्कुराहट अपने होठों पर नामुराद की। मैं बहुत ही हैरान हुआ कि यह माजरा क्या है। मैंने अपनी जेब से एक भरी हुई पिस्तौल निकाली और तान दी। वो पोपली सी मुस्कुराहट होठों पे और ज्यादा फैल गई। उसने मुझे बड़े प्यार से पूछा, आप यहां कैसे आए? मैंने सीधा जवाब दिया, चोरी करने। बुढ़िया के चेहरे से झुर्रियां मुस्कुराने लगीं। तो बैठो, मेरे घर में नकदी सूरत में से 1.5 रुपया है। तुमने वो जेवर चुराए, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम पकड़े जाओगे, क्योंकि इन जेवरों को सिर्फ कोई बड़ा जौहरी ही ले सकता है और हर बड़ा जौहरी इन्हें पहचानता है। इनके मालिक से वह रूबरू वास्ता रखता है। ये कहकर वो कुर्सी पर बैठ गई। मैं बहुत परेशान था कि ये सिलसिला क्या है। मैं चोरी की है और ये मुझसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रही हैं, आखिर क्यों? लेकिन फौरन ही इस क्यों का मतलब समझ आ गया जब माता जी ने आगे बढ़कर मेरी पिस्तौल की परवाह ना करते हुए मेरी होठों से अपने होठों को एक बड़े ही आशिक मिजाज अंदाज में चूम लिया। उस वक्त खुदा कसम मेरी जी चाहे कहीं एक तरफ फेंक कर पिस्तौल को भाग जाऊं, मगर वो औरत की गिरफ्त इतनी मजबूत थी, कसम से मैं हिलजुल भी नहीं पाया।
असल में मेरा हर रग रग में एक अजीबोगरीब किस्म का खौफ सहमता गया। उस डायन ने मानो मेरे कलेजे में हाथ डालकर मेरी आंतें बाहर निकाल ली हो। मेरी जिंदगी में किसी औरत की दखल नहीं थी। मैं गैर शादीशुदा था। मैंने अपनी जिंदगी के 30 वर्षों में किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखी थी। मगर मेरी पहली ही चोरी की रात इश्क शुरू हो गए। मुझे इश्क से ऐसे अमूमन कोई आपत्ति नहीं, मगर उस बूढ़ी औरत के साथ तो मेरा अंदर से मंजर सहम गया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, माता जी मुझे बख्शो, ये पड़े आपके जेवर और मुझे इजाजत दो। उसने तकनुमा लहजे में कहा, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी पिस्तौल मेरे पास है और अगर तुम जरा भी हिले डुले तो मैं पुलिस को टेली कर दूंगी। लेकिन जाने मन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं अभी तक तुम्हारे लिए ही तो कुंवारी थी। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये सुनकर मैं लगभग बेहोशी हो गया था। दूर कोई क्लास सुबह 5 बजने की इत्तला दे रही थी। टन 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 ये घंटी की बजने की आवाज़ आई। मैंने बड़ी बी की ठुड्डी को पकड़ा और मुस्कुराते हुए होठों से एक बहुत ही आशिक मिजाज चुम्बन किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों औरतें देखी, लेकिन खुदा कसम तुम जैसी औरत मैंने वास्तव में कभी नहीं देखी। तुम किसी मर्द के लिए नुमायते गौर मुक्तरबा हो। मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली चोरी तुम्हारे मकान से शुरू की। मैं कल आऊँगा, बस शर्त इतनी है कि वादा करो मकान में मेरे अलावा कोई और नहीं होगा। बुढ़िया ये सुनकर बहुत खुश हुई। ज़रूर आओ, तुम अगर चाहोगे तो घर में एक मच्छर तक भी नहीं होगा तुम्हारे कानों को तकलीफ देने के लिए। मुझे अफसोस है कि घर में सिर्फ 1 रुपया और 8 आने हैं। कल तुम आना, मैं तुम्हारे लिए 20-25 हज़ार बैंक से निकलवा लूँगी। ये लो अपनी पिस्तौल। मैं अपनी पिस्तौल लेकर वहाँ से दुम दबा कर भागा। पहला बार खाली गया। मैंने सोचा कि कहीं और कोशिश करनी चाहिए। आखिर कर्ज अदा करना था। मैंने प्लान बनाया और उसको उस तरह से ही एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। चुनंचा मैंने एक जगह के बारे में सुना कि वहाँ एक नया कोई दौलतमंद बड़ा ही मालदार मालिक है, बहुत ही कंजूस है, अपने रुपए बैंक में नहीं रखता, घर में रखता है। मैंने सोचा कि इसी का हाल चाल जान लिया जाए। मैं वहाँ किन मुश्किलों से अंदर दाखिल हुआ ये मैं बयान नहीं कर सकता। बहरहाल पहुँच ही गया। साहब खाने में माशाअल्लाह क्या नुमाइशें थी। मैंने उसके सिरहाने से चाबियां निकाली और अलमारियों को खोलना शुरू कर दिया। एक अलमारी में कागजात थे, कुछ फ्रेंच लेटर। मेरी समझ नहीं आई कि शख्स कुंवारा है और फ्रेंच लेदर का इस्तेमाल करता है। दूसरी अलमारी में कपड़े थे, तीसरी बिल्कुल खाली मालूम। मैंने कहा कि इन अलमारियों का ताला क्यों बड़ा है जब इनमें कुछ है ही नहीं। मैंने तमाम मकान की तलाशी ली, लेकिन मुझे पैसे नज़र ना आए। मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो बहरहाल मैंने उस शख्स को दौलत के बारे में पूछने के लिए जगा डाला और पिस्तौल के बस छुअन से ही वो ऐसे जगा जैसे मानो भूकंप आ गया हो। मैंने उससे बड़ी ही धधकती हुई आवाज़ में कहा, मैं चोर हूँ, यहाँ चोरी करने आया हूँ, लेकिन तुम्हारी 3 अलमारियों से मुझे एक दमड़ी भी नहीं मिली। हालांकि मैंने सुना है कि तुम बड़े मालदार आदमी हो। वो शख्स ना जाने किस बात पर यूं ही मुस्कुरा गया और बड़ी जोर से ठहाके मार कर हंसा। अबे यार, तुम चोर हो तो पहले बताना था ना यार। मुझे चोर बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ अक्सर काले चोर आते जाते रहते हैं, पर तुम बड़े ईमानदार चोर हो। तुमने अपने बारे में कोई बात नहीं छिपाई। अरे और तुमसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। इतना कहकर वो मुझे हाथ मिलाने लगा
और मुझे फ्रिज की तरफ ले जाने लगा। मैं समझा शायद मेरे आगमन में ये शरबत वगैरह खोलेगा या शरबत पिलाएगा, लेकिन उसने मुझे पास बुलाया और रेफ्रिजरेटर खोला तो मैं हक्का बक्का रह गया। दोस्त, मैं अपना सारा रुपया इसी में रखता हूँ। ये संदकुची देखते हो, इसमें करीब करीब 1 लाख रुपया पड़ा है। तुम बताओ तुम्हें कितना चाहिए। उसने संदकुची को बाहर निकाला और उसमें से एक नोटों की गड्डी मुझे पकड़ा दी। ये कम से कम 10,000 रुपये होंगे। और चाहिए तो और बताओ। मेरी समझ ना आया कि उसे क्या जवाब दूँ। मैं तो चोरी करने आया था। मैंने गड्डी उसी को वापस कर दी और कहा, साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफ़ी दीजिए, फिर कभी हाजिर होऊंगा। मैं वहाँ से आप समझिए दुम दबाकर भाग गया और पहुँचा तो सूरज निकल चुका था। मैंने सोचा कि चोरी का इरादा अब छोड़ देना चाहिए, नहीं तो कभी और कोशिश की जाएगी। 2 जगह कोशिश करने पर कामयाब तो ना हुआ। अब दूसरी रात किसी कोशिश की कामयाबी का मुझे यकीन नहीं था, लेकिन कर्ज बादस्तूर अपनी जगह वैसा का वैसा ही मौजूद था। हालांकि मुझे ये समझ ना आया कि अब क्या किया जाए। क्या फांसी से लटक जाऊं? मैंने अपने आप से बातें करते हुए कहा। मैंने ये इरादा कर लिया कि अब अच्छी तरह सोने के बाद मैं खुदकुशी कर लूंगा। सो ही रहा था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं उठा, दरवाज़ा खोला। एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे। मैंने उन्हें आदाब से अर्ज़ किया। उन्होंने मुझे महज फरमाया, लिफाफा देने आया था, इसके लिए आपको तकलीफ़ दी, माफ़ फरमाइएगा, आप सो रहे थे। मैंने उससे लिफाफा लिया और वो सलाम करके चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया। लिफाफा काफ़ी वज़नी था। मैंने उसे खोला और देखा उसमें 100-100 रुपए के बेशुमार नोट हैं। गिने तो 50,000 निकले। मैं एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसमें एक नोट लिखा हुआ था जिसमें लिखा था, आपसे लिए रुपए मुझे बहुत देर पहले ही अदा कर देने थे, अफसोस है कि मैं अब अदा करने के काबिल हुआ हूँ। मैंने बहुत गौर किया, ये साहब कौन हैं जिन्होंने मुझसे कर्ज लिया। सोचते सोचते मैं आखिर सोच ही नहीं पाया और मुझे महज में कोई ध्यान भी ना आया कि ये कौन है। मैंने सोचा जो भी हो, किसी ने मुझसे कभी कर्ज लिए होंगे, वो बात की है। पर 50,000 रुपये मेरे पास आ गए। 20,000 अपनी बीवी के, 15,000 अपनी बेवा बहन के, 2,000 कर्ज के, बाकी बचे 13,000। 1,000 की अच्छी शराब लेकर आऊँगा। अब पहाड़ पर जाने और दूध पीने का ख्याल मैंने छोड़ दिया। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। उठकर बाहर गया तो दरवाजे की दहलीज पर एक कर्ज खा खड़ा हुआ था। उसने मुझसे 500 रुपये लेने की मांग की। मैं लपक कर अंदर गया और तकिए के नीचे नोटों का लिफाफा देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वहां तो कुछ मौजूद था ही नहीं। रंगी को नारंगी कहें, बने दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहें, देख कबीरा रोया। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या। सब सच है, जिंदगी ख्वाब है।
जो कहा हमने वैसा ही किया, दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी